So hi everyone, now we are starting with a new video. In this video what I'll be doing is जो मेरी certified copy है indirect tax laws की, that is the paper number 8, वो मैं आपके साथ discuss करूँगा. So before starting I'll just draw your attention towards the marks that I scored. So I scored 81 marks out of 100. Now how do I come to this calculation? So 52.5 in the practical portion, and if I talk about the MCQs, therein I scored 28 out of 30. So yeah, this is the MCQ booklet in which I scored 28 out of 30. So adding 28 and 52.5, I got 80.5. So I say rounded off it to 81. Now I'll just give you an overview how I actually presented my answers in indirect tax, so that you get an understanding that how you can also score such good marks. Now talking about the first question जो मैंने start किया, so I started with answer 4, that is a question on input service distributor. So I'll just come down to it. So yeah, so question 4 it talks about input service distributor of a company, and जैसा हमें पता है कि like input service distributor talks about sections 20 and rule 39. So again this question was related to that only, and again आपको क्या करना था इसमें कि what would be the amount of ITC in credit notes, उसके बारे में बताना था, plus how will ISD distribute the credit to its offices. So जैसा आप देख सकते हो ICAI ने काफ़ी इसकी बड़ी कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन करी है जो कि पॉसिबल नहीं होती इन दिस बुकलेट. सो मैंने जो अप्रोच फॉलो करी थी, मैंने ये किया था कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये अराउंड, और इसमें वर्किंग काफ़ी करनी थी. सो मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट 1 डे बिफोर आरटीपी में किया था, आरटीपी May 20, तो कहीं ना मुझे कंफर्ट था इस क्वेश्चन को लेके, एंड मुझे पता था कि मैं ये क्वेश्चन हैंडल कर लूँगा, तभी मैंने इसको सबसे पहले उठाया. सो आईसीआई ने कुछ इस तरह से प्रॉपर अपना दिखाया है वर्किंग करके, विच आई थिंक इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू इन दैट एग्जाम सिचुएशन. सो अगर मैं अपनी बात करूँ मैंने कैसे किया, सो मैंने सबसे पहले किया सेक्शन का नंबर कोड, देन मैंने रूल कोड किया. अब उसके बाद मैंने प्रॉपरली जो जो लाइन बाय लाइन उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए थे उनको कंसीडर करते हुए दिखाया कि मैं इतना इतना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा. एंड अकॉर्डिंगली मुझे लगता है एग्जामिनर को काफ़ी डिफिकल्टी हुई होगी इस क्वेश्चन को इवेल्युएट करते हुए, क्योंकि आईसीआई की प्रेजेंटेशन एज यू कैन सी ऑल टुगेदर डिफरेंट, एंड ये प्रेजेंटेशन करना उस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप अगर अभी भी ट्राई करोगे अपने रजिस्टर पे ये सारे कॉलम्स ड्रॉ करना विद दिस रोज, एंड अल्टीमेटली आपको अगर ये थोड़े छोटे छोटे नंबर ही लिखने हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए भी. सो नाउ लेट्स सी, अगर मैं थोड़ा सा भी अगर आपको बता पाऊँ कि मैंने किस तरह से इसको अटेम्प्ट किया तो कुछ आइडिया आपको मिल पाएगा. सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट त्रिवेंद्रम को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 लाख एंड 2 लाख मैंने यहाँ पे करके दिखाया है. अगेन आईसीआई ने भी ऐसे ही दिखाया होगा, त्रिवेंद्रम को उसने 2 लाख करके दिखा दिया, एंड हैदराबाद यूनिट को अगेन उसने 2 लाख दिखाया होगा. सो यहाँ पे थोड़ा एग्जामिनर का काम बढ़ गया कि ये देखो हैदराबाद का 2 लाख आ गया कि वो आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा उसको. सो अगेन मैंने आईजीएसटी दिखाया था तो मुझे यहाँ पे नंबर मिल गए होंगे. एंड अगर कॉमन क्रेडिट की बात करूँ तो 666 to 10 कुछ इस तरह से आया है. अगर मैं अपने कॉमन क्रेडिट की बात करूँ, सो यहाँ पे 30 लाख कुछ मेरा कॉमन क्रेडिट बढ़ा था. सो या 6 लाख मेरा आ गया आईजीएसटी. शेयर ऑफ मुंबई मैंने निकाला 2 लाख, ठीक है. देन अगेन कॉमन क्रेडिट अगर मैंने निकाला तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई आई थिंक, बट या दिस वॉज अगेन यहाँ पे हैदराबाद का 6 लाख आ जाता है. और थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है यहाँ पे अटपटापन हो गया क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था या क्या था, बट कई चीज़ें क्लिक नहीं हुई. नाउ इफ आई टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन जो आईसीआई ने यहाँ पे पूछा था, सो दैट वाज क्वेश्चन 2B. अगेन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड 4 पॉइंटर्स थे, एंड दिस वाज अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू टीडीएस. सो लेट्स सी आईसीआई ने क्या आंसर दिया एंड मैंने क्या आंसर दिया, सो दैट हम कंपेयर कर सकें. सो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में आईसीआई ने जो आंसर दिया वो ये है कि tax is not liable to be deducted. So this is the conclusion that ICAI has drawn here. मैंने यहाँ पे पहले प्रोविजन लिखा कि सेक्शन 51 ये कहता है, एंड देन मैंने यहाँ पे कहा कि it has been expressly provided that PSU provides taxable supplies to person referred above, TDS provisions won't apply. So again मैंने यहाँ पे TDS is not applicable लिखा, तो मुझे यहाँ पे 1 में से 1 मिल गया, क्योंकि 4 पॉइंट्स है तो हर पॉइंट का 1 मार्क होगा. अगेन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पहले अटेम्प्ट कर दिया गलती से, 2 पार्ट को छोड़ के, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या आंसर है. सो सेकेंड पार्ट का देख लेते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटली रिक्वायर्ड टू डिडक्ट आईजीएसटी एट 2% सिंस अ प्राइवेट एंटिटी इज नॉट द स्पेसिफाइड पर्सन. मैंने लिख दिया कि if it was a private sector entity instead of PSU, then TDS provisions would have applied. Since it interstate supply, as place of supply would be in UP, IGST would be applicable. So TDS rate मैंने 2% लिख दिया.
एंड 7000 का मैंने लिख दिया. सो अगेन आई थिंक अल्टीमेटली हमारा आंसर मैच करेगा क्योंकि IGST है 2% और मैंने भी IGST निकाला है. देन थर्ड पार्ट पे था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट इन द सेम स्टेट. सो मैंने भी यहाँ पे यही चीज़ लिखी थी कि अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ कि supplier and place of supply are in the state which is different from the recipient, so TDS provisions won't apply, so no TDS in such case. Again ICAI ने भी यही लिखा. एंड फोर्थ पार्ट में बेसिकली ये था कि अगर उन्होंने TDS के रिटर्न वगैरह में गड़बड़ कर दी तो क्या क्या होगा. सो यहाँ पे उन्होंने तीन चीज़ें लिखी हैं, 18% का इंटरेस्ट, 100 रुपये पर डे और 5000 विच एवर इज लोअर. मैंने यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कवर कर पाया हूँ मैं. सो मैंने ये चीज़ कवर कर दी कि पेनल्टी ऑफ 100 पर डे शेल बी लेविड, एंड मैंने 122 पर सबसेक्शन 3 की पेनल्टी भी डाल दी कि अप टू 25,000 कैन बी लेविड. सो मुझे लगता है वहाँ पे मेरे को एक में से आधा नंबर मिल गया. एंड यहाँ पे एप्लीकेबल पेनल्टी 122 सबसेक्शन 3 मैंने लिख दिया था. सो अल्टीमेटली आई थिंक आई वाज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. अब आते पार्ट सी, दिस वाज रिलेटेड टू ड्यूटी ड्रॉबैक. अब ड्यूटी ड्रॉबैक का इन्होंने, अगर हम आंसर देखोगे तो बहुत ही छोटा है, और अगर मैं अपना आंसर दिखाऊंगा तो मे बी शायद से थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा. बट ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का एंड मुझे 5 में से 5 मिल गए. अगेन क्यों मिल गए, मैंने यहाँ पे सेक्शन सही कोट करा. देन मैंने प्रोविजंस बताया कि ड्यूटी ड्रॉबैक के 98% होते हैं अगर वो यूज़ ना हो. अब अगर क्योंकि यूज़ हो गया तो वो 75% होगा, जैसा कि ICAI ने भी यहाँ पे लिखा है. एंड मैंने अल्टीमेटली पूरा ड्यूटी ड्रॉबैक कैलकुलेट करके बताया विथ प्रॉपर कंडीशंस. एंड मैंने यहाँ पे 11,25,000 की फिगर निकाल ली, जो कि एग्जामिनर लुक फॉरवर्ड कर रहा होगा. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आंसर 1. यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी क्योंकि ये एक क्वेश्चन था जो मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, जिसमें काफ़ी सारे सेक्शंस जो एक्ट के होते हैं, कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, ITC, वैल्यूएशन, सब यूज़ होते हैं. एंड 14 मार्क्स का ये पूरा एक क्वेश्चन होता है. सो अगर हम देखें ICAI के आंसर और मेरे आंसर में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं. तो प्रॉपर मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ किया. आई थिंक ICAI ने भी यही फॉर्मेट ड्रॉ किया है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, CGST, SGST, IGST. सो यही फॉर्मेट अगर आपको बताऊं तो ये प्रैक्टिस से आता है. सो आप जितने क्वेश्चंस करोगे 2, 3, 4, 5, सो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना है. अगेन सप्लाई ऑफ कंप्यूटर वाज नॉट अ सप्लाई इन दिस केस, सो यहाँ पे नील आ गया. अब ICAI ने रीजन यही लिख दिया है, मैंने नोट डाला है कि मैंने यहाँ पे इसको नीचे कवर करूंगा. नाउ सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट, ICAI ने अगेन यहाँ पे क्या किया, 6 लाख का 1,08,000 ले लिया, मैंने भी 1,08,000 ले लिया. मुझे लगता है यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सही चल रही होंगी. स्टॉक काउंटिंग सर्विसेज का 80,000, 7,200, 7,200, 80,000. पर यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, मैंने 14,400 का IGST ले लिया, जबकि यहाँ पे मुझे CGST, SGST लेना चाहिए था. नाउ सर्विस अपार्टमेंट रेंटेड इन मुंबई 30,000, 2,700, 2,700, यहाँ मेरे से हो गई गलती क्योंकि यहाँ पे 2,700 मिसिंग है. नाउ कम्स रिकवरी एजेंट सर्विसेज. अब ये मोस्ट प्रोबेबली रिवर्स चार्ज का था तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा. एडवांस में 4 लाख का 36,000, ये सही है. सप्लाई बाय जॉब वर्कर 1,09,000, 1,09,000. एंड अगेन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, टैक्स लाइबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई. सो 54,900, 1,08,000 इनका टोटल आ गया. हाँ, सो यहाँ पे आई फील कि थोड़ा सा गैप है कि 9,000 का गैप यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे थोड़ा फिगर ज़्यादा आ गया. नॉट टॉकिंग अबाउट ITC. अब इस बड़े क्वेश्चन का आप देखोगे फ़ायदा क्या है कि मेरी अगर थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ भी हुई हैं तो दे विल नॉट एड अप टू मच, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत स्कोप है नंबर इकट्ठे करने का, क्योंकि एक पार्ट नहीं है, बहुत सारे पार्ट्स हैं. तो अगर आपसे एक आध गलती भी हो जाती है तो इट विल नॉट अफेक्ट योर स्कोर. अगर मैं बात करूं यहाँ पे ITC की, सो इम्पोर्ट ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज था तो ऑफकोर्स इम्पोर्ट पे IGST लगता है, तो 90,000 मेरा ठीक हो गया. एंड अगेन यहाँ पे मोस्टली सब में IGST ही लग रहा था. सो अगर मैं बात करूँ 5,000 एंड 1 लाख, सो मेरा भी यहाँ पे स्कोर यही होगा 5,000 एंड अगेन 1,95,000 प्लस 5,000. सो 1,95,000 का ITC अवेलेबल बन गया था. एंड अल्टीमेटली आपको नेट GST लाइबिलिटी निकालनी थी, जो कि मेरी आई 22,400, जो कि ICAI की आई मे बी लिटिल डिफरेंट. सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया. सो 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, और अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ इस क्वेश्चन में तो आई थिंक आई हैव स्कोर्ड, यहाँ पे उन्होंने मेरे वर्किंग नोट्स वगैरह चेक कर लिए होंगे. सो अल्टीमेटली अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ सो आई थिंक टॉप पे दिया होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा स्कोर बन गया 11 आउट ऑफ 14. तो अब आप देख सकते हो इतनी गलतियां करने के बावजूद भी 11 बन गया, क्योंकि उन गलतियों के मुझे लगता है जो मार्क्स होते हैं वो सिर्फ 0.5 होते हैं. क्योंकि अगर आप 14 मार्क्स से क्वेश्चन में 28 पॉइंट डील कर रहे हो
तो अल्टीमेटली अगर एक आध पॉइंट गलत भी होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने 6 गलतियां भी करी तो उससे मेरे से 3 नंबर जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्टेप वाइज मार्किंग आईसीआई कर रहा है प्रॉपरली। तो मैंने जो इतनी अच्छाइयाँ करी, इतनी जो चीज़ें ठीक करी हैं, उसके कहीं ना कहीं नंबर मिल जाते हैं। नाउ कम्स द अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस पेपर, जो आता है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हुआ है। सो ऑल इन वन का क्वेश्चन था, एंड इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे थे, रिवर्स चार्ज एंड एग्जाम्पशंस। सो इट वाज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये थी कि मुझे 14 में से 14 मिल गए। अब आपको पता चल जाएगा कैसे, कि अगर आईसीआई का आंसर आप देखोगे, मैं सारे आंसर्स आपको एक बार करा देता हूँ चेक। सो 46,000 की टोटल जीएसटी लाइबिलिटी बनी थी, एंड मेरी भी यहाँ पे 46,000 की बनी थी। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने अपने नंबर यहाँ निकाल लिए हैं। मैंने एक दिन पहले ही आरटीपी मे 20 के क्वेश्चंस करे थे, जस्ट बिफोर जो हमारी ईव थी इस पेपर की। सो मे 20 की जो आरटीपी के मैंने क्वेश्चंस करे, उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं हेल्प कर दिया टू स्कोर वेल इन दिस पेपर, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट थी दैट वाज सिमिलर विच वाज आस्क्ड इन द आरटीपी। सो कहीं ना कहीं इसने हेल्प किया, एंड अल्टीमेटली मेरा जो स्कोर था काफ़ी अच्छा बन गया। अब आप मेरी प्रेजेंटेशन देखोगे तो इस तरह से कि मैं पहले पूरी वर्किंग करके दिखाता हूँ, देन मैंने साथ में नोट्स दे दिए। तो अब मैं यहाँ पे नीचे प्रॉपर्ली नोट्स को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि क्यों मैंने वो ऊपर वर्किंग करी है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर को लगा कि मैंने कुछ गलत किया तो उसने क्वेश्चन क्रॉस मार दिया, बट अल्टीमेटली उसको पता चल गया कि मैं ठीक किया है, क्योंकि मैंने पूरा प्रोविजन अच्छे से समझाया है यहाँ पे। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे वैल्यूएशन का क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, और इसमें भी जो वैल्यूज थी वो मेरी आईसीआई से मैच कर गई होंगी, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सो 4320 एंड 90,000 आंसर है। सो 4320 मैंने यहाँ पे निकाल दिया आंसर, एंड यहाँ पे 90,000 निकाल दिया, और ऊपर 24,500 है। सो या ये दोनों भी मेरे मैच हो गए। सो 24,500, 90,000, एंड यहाँ पे आगे 24,500 और 90,000। अब आईसीआई ने यहाँ पे रूल 32(2)A लिखा है। क्या मैंने लिखा है? हाँ, रूल 32(2)A। सो कई बार क्वेश्चन आता है कि रूल्स याद करना जरूरी है या नहीं। अच्छा है कि अगर आपको याद होता है तो एग्जामिनर का एक कॉन्फिडेंस बन जाता है आपके पेपर में, और वो अच्छे नंबर देते चले जाते हैं। नाउ कम्स 2C। अब अगर मैं 2C की बात करूँ तो आईसीआई का जो आंसर है वो बहुत ही उन्होंने आई थिंक डायरेक्टली दे दिया यहाँ पे। सो या 211407 इज द आंसर। अगर मैं अपने आंसर की बात करूँ, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, ये क्या हो गया भैया। टोटल कस्टम ड्यूटी अगर सबको ऐड करके देखी जाए, अच्छा मैं समझ गया। तो 179,119 इज द आईजीएसटी। तो 179,119 इज द आईजीएसटी। यहाँ पे मैंने टोटल ड्यूटी निकाली है। टोटल ड्यूटी का मतलब होता है आईजीएसटी प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर चार्ज। पर अगर मैं बेसिक कस्टम ड्यूटी की बात करूँ तो 192,188, 192,188, 192,119, 19219। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर ठीक है, और मैं खुश हूँ कि जिसने भी मेरा पेपर चेक किया पूरे होश और आवाज़ में किया, और उसने काफ़ी अच्छे से चेकिंग करी, और यहाँ पे मुझे पूरे मार्क्स मिल गए। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि अगर एग्जाम्स में थोड़ी कटिंग कर दे तो नंबर कटते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी कटिंग कर रखी है, अल्टीमेटली नंबर नहीं कटे, क्योंकि जो मेरी कटिंग करने के बाद फिगर्स थी वो अभी भी पहचान में आ रही हैं, इवन आफ्टर द पेपर हैज बीन स्कैन्ड एंड चेक्ड। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, आंसर 3A। सो आंसर 3A की अगर मैं बात करता हूँ, सो इट वाज रिलेटेड टू दिस कन्वेंशनल हॉल, एंड यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन था। सो काफ़ी बच्चों ने ये वर्ड पढ़ा जब अमाउंट ऑफ रिफंड, तो उनको लगा रिफंड का क्वेश्चन है और ये किस तरह का क्वेश्चन है, तो कई लोगों ने तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं किया। बट फॉर मी आई थिंक इट वाज अ रिवॉर्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 14 में से 10 मार्क्स इसी क्वेश्चन में मिल गए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाउ आई प्रेजेंटेड द आंसर, सो पहले मैंने सेक्शन लिखा कि क्या क्या सेक्शन डील करता है इसका टाइम ऑफ सप्लाई का। फिर उसके बाद मैंने प्रोविजन लिखा, फिर मैंने रूल 47 लिखा, देन फिर मैं काम के प्रोविजन पे आया जो सेक्शन 14 था कि अगर रेट चेंज हो जाए तो क्या होता है। फिर मैंने अल्टीमेटली टाइम ऑफ सप्लाई निकाला एंड दिखाया कि कितना रिफंड बनेगा। सो 5,000 का रिफंड आ गया था। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आईसीआई's प्रेजेंटेशन, सो यू विल सी कि आईसीआई ने यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं लिखा, बट उसने काफ़ी क्रिस्पली इस आंसर को लिखा है, एंड उसने भी आंसर 5,000 ही निकाला है, 3 लाख माइनस 2,95,000। एंड आई थिंक आई हैव ऑल्सो डन सिमिलर पार्ट कि अमाउंट रिसीव्ड इतना है, बनता इतना है, तो 5,000 ही आंसर आएगा। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट 3B। नाउ 3B वॉज समथिंग विच वॉज रिलेटेड टू एन अमेंडमेंट। मुझे ये चीज़ अब देखनी कि यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई। सो 3B वॉज रिलेटेड टू सेक्शन 13(3) सिंस द रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। सो यहाँ पे इन्होंने मान लिया कि दिस इज एन इंटर स्टेट सप्लाई। ग्रेट। सो यहाँ पे इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई माना, एंड अगेन इन्होंने आईजीएसटी निकाल दिया 183,051।
मेरे से यहाँ आई थिंक कुछ गलती हो गई, तभी सारी गड़बड़ हुई है। सो मैंने ये बोला प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म, दैट इज हरियाणा। सो मैंने यहाँ पे इसको इंट्रा स्टेट मान लिया एंड अल्टीमेटली CGST SGST करके सारा काम खराब कर दिया। सो मैंने ये कहा कि स्टैंड इज नॉट करेक्ट। हाउएवर ICAI ने जो आंसर दिया है उसने ये क्या बोला कि आंसर में ये चीज़ करेक्ट है या नहीं। Resultantly, the supply of services by Messrs Ankit Enterprise do not qualify as export of service। ठीक है, वो क्वालिफाई भी नहीं करता, बट यहाँ पे मुझे लगता है मैंने कोई गलती करी तभी मुझे 4 में से 2 मिले हैं। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि ये सही क्वेश्चन है देखने के लिए। अगर मैं बात करूँ 3C की, सो इट वाज रिलेटेड टू एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो यहाँ पे मैंने सेक्शन सही कोट कर दिया था 9A, एंड यहाँ पे डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन मैंने सही निकाल लिए 150, इन्होंने भी यही निकाले 150, एंड क्योंकि हम लोअर लेते हैं तो 37,50,000, एंड यहाँ पे मेरा आ गया 37,50,000। तो पूरा मतलब प्रोविजन अच्छे से कवर किया, तो 5 में से 5 मिल गए। Now coming, I think it will be the last question for this video. So answer 5A। अब ये एक क्वेश्चन था जो हमारे जो आपकी वो आएगी ना अभी स्टैट्यूटरी अपडेट अटेम्प्ट की, उसमें कई चीज़ें लिखी होंगी, उसमें से एक ये क्वेश्चन उठ के आया था। सो इस क्वेश्चन में मुझे मिल गए 5 में से 4 नंबर। सो 5 में से 4 कैसे मिल गए, क्योंकि मैंने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी थी अपने अमेंडमेंट्स में, एंड अल्टीमेटली इसने मुझे हेल्प किया। सो क्वेश्चन था कि क्या, अगर मैं क्वेश्चन 5 की बात करूँ, सो क्वेश्चन था कि एक बंदे ने ITC लिया हुआ है और उसके जो डिप्यूटी कमिश्नर है GST का, उसने रिस्ट्रिक्ट करा है। सो उसका उन्होंने कहा था कि इज इट पॉसिबल फॉर द डिपार्टमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन, इफ यस इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस। सो यहाँ पे आंसर ही आपने ऐसे स्टार्ट करना था, यस इट इज पॉसिबल, और फिर रिस्ट्रिक्शंस की इन्होंने 3 बातें लिख दी। मैंने भी यही स्टार्ट किया, यस इट अपीयर्स टू कमिश्नर दैट पर्सन इज अवेलिंग ITC इन रॉकफुल मैनर, देन इट में ऑथराइज ऑफिसर टू रिस्ट्रिक्ट यूटिलाइजेशन। अब कब कब हो सकता है वो सारी मैंने 5 कंडीशंस यहाँ पे लिख दी, और ICAI ने लगभग 3 कंडीशन लिखी, 3 और 2 5 इसने भी लिख दी, एंड अल्टीमेटली मुझे 5 में से 4 का स्कोर मिल गया। नाउ कम्स द आंसर ऑफ 5B। 5B में मुझे 5 में से 3 मिल गए। यहाँ पे इन्होंने 73 सबसेक्शन 11 की बात कर दी और बोला कि इट इज जनरली नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ डिलेड फाइलिंग। तो यहाँ पे जनरल पेनल्टी लग जाती है, ये भी मैंने यही बात लिखी, देर इज नो स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग, तो जनरल पेनल्टी लग जाएगी 25,000 की। तो यहाँ मुझे लगता है नंबर मिल गए। नाउ कम्स द अदर पार्ट की टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस इज 2 years and 9 months, एंड टाइम लिमिट फॉर पासिंग द ऑर्डर इज 3 years। सो यहाँ पे मैंने 2 years 9 months लिख दिया, एंड from the due date of filing of annual return for relevant financial year, and adjudicating order का 3 years लिख दिया। मेनली यहाँ पे जो मैंने बात छोड़ दी वो ये थी डेट ऑफ एरोनियस रिफंड, जो कि ICAI ने यहाँ पे कवर करी है। एंड क्योंकि मुझे 5th पार्ट में FTP अच्छे से पढ़ के गया नहीं था, तो वो मुझे आता नहीं था, तो वहाँ मेरे 5 नंबर कट गए, एंड अल्टीमेटली आई वाज एबल टू मैनेज दिस स्कोर ऑफ 52.5 आउट ऑफ 70। सो अगर मैं बताऊँ लर्निंग्स क्या थी इस वीडियो में लर्निंग्स बेसिकली यही थी कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना GST में बहुत ज़रूरी है, और जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ट्राई टू कीप इट नीट क्लीन, अपने वर्किंग नोट्स कंप्लीट रखो। द फोकस शुड नॉट ओनली ऑन बीइंग गेटिंग द राइट आंसर बट ऑल्सो शोइंग हाउ यू गॉट दैट आंसर, सो दैट द एग्जामिनर अवॉर्ड्स यू गुड मार्क्स। सो ये चीज़ एक तो हो गई, और दूसरी आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि MCQ का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कि अगर मेरे 30 में से 28 आए तो अल्टीमेटली इट हेल्प मी पुल माई स्कोर अप। और अगर मैं बात करूँ ये मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, तो जनरली जो पेपर मुश्किल होते हैं, जिनमें MCQs मुश्किल होते हैं, सो उसमें एक स्ट्रेटेजी जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम आती है वो यही है, हर पेपर में MCQ के ये स्ट्रेटेजी काम आती है। सबसे पहले आप अपने जो 3 बेस्ट क्वेश्चंस हैं पेपर के वो अटेम्प्ट करो, जो प्रैक्टिकल पेपर के 3 बेस्ट क्वेश्चंस हैं। 15 मिनट्स में ये डिसाइड कर लो कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं, और उन 5 में से 3 डिसाइड कर लो जो सबसे पहले करने हैं। वो 3 क्वेश्चन आपके 1.5 घंटे में हो जाने चाहिए, दैट इज 1.5 आवर्स। उसके बाद आप आधा घंटा निकालो फॉर MCQs, उसमें ये 28 मार्क्स स्कोर करो। देन आपके पास पूरा फुल 1 आवर रहेगा 2 क्वेश्चंस करने के लिए, एंड वो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं आते होंगे। सो उनके लिए अगर आपके पास 1 घंटा है तो अल्टीमेटली आपका पूरा पेपर 3 घंटे में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू पुट इन मोर एफर्ट्स फॉर यू ऑल। एंड यार अच्छा लगता है कोई वीडियो लाइक करता है, तो एक्चुअली सबको ही अच्छा लगता है कि कोई अगर उनकी चीज़ को पसंद करे। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, एंड बाकी अगर सर्टिफाइड कॉपीज़ की जो वीडियो रह गई है मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए, एंड यू मे शेयर द वीडियो विद अदर्स हु आर गिविंग देयर CA फाइनल अटेम्प्ट सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड, डू वेल, गुड लक।